साथियों, हम सभी जानते हैं कि हिंदी के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जब बीमार थे और सन 1964 में वो भर्ती थे दिल्ली में। जब उन्हें मालूम हुआ कि पंडित नेहरू का निधन हो गया तो नींद से जग करके मुक्तिबोध ने कहा था कि पार्टनर ऑफ फासिज्म आ जाएगा। एक हद तक उनका आकर्षण था पंडित नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व से, और ये बात जाहिर है। मुक्तिबोध की एक किताब है भारत इतिहास और संस्कृति, जो बैन हो गई थी, प्रतिबंधित हो गई थी। उसमें एक चैप्टर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लिखा है। इसका शीर्षक है भारत की स्वाधीनता का सूर्य। आइए जानते हैं कि मुक्तिबोध क्या सोचते थे पंडित नेहरू के बारे में। लिखते हैं, भारत की स्वाधीनता विश्व के इतिहास में एक महान घटना है। प्रचंड शक्तिशाली साम्राज्य भारत में रहने वाला ब्रिटिश साम्राज्य, उसे जो चोट मिली उससे वह तिलमिलाकर छिन्न भिन्न होने लगा। शीघ्र ही विश्व के अन्य राष्ट्र ब्रिटिश, फ्रेंच, डच साम्राज्यों से मुक्ति पाने लगे। भारत के स्वाधीनता युद्धों में से इन्हें भी प्रेरणा मिली। भारत के साथ ही सीलोन और ब्रह्मदेश भी स्वाधीन हो गया। इधर द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश रूस और अमेरिका के बीच प्रतिद्वंदिता उठ खड़ी हुई। यूरोप और एशिया में अन्य कई साम्यवादी देश हो गए। एक गुट रूस का हुआ और दूसरा पश्चिमी शक्तियों का, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का विकास करते हुए अणु बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट आदि का निर्माण किया। अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर दोनों प्रतिद्वंदी देशों के बीच भारत ने तटस्थता की नीति बनाई। साथ ही विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण की दिशा में भारत ने प्रयत्न किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ मजबूत किए। इस प्रकार हमने विश्व में युद्ध के वातावरण को हटाने के लिए नैतिक वातावरण का सृजन करने का प्रयत्न किया। भारत ने पंचशील नामक सिद्धांत को विश्व के सम्मुख रखा, जिसके अंतर्गत यह निश्चय किया गया कि एक देश दूसरे की स्वाधीनता का सम्मान करे और इसकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप न करे। आगे लिखते हैं, किंतु भारत तब तक अपनी शक्ति नहीं बढ़ा सकता था जब तक वह आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर नहीं हो जाए। कृषि तथा उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की, जिसके फलस्वरूप देश में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि स्थानों पर लोहे के कारखाने स्थापित किए गए। हीराकुंड और भाखरा नंगल जैसे बांध बनाए गए, जिनके उपयोग से सिंचाई तथा विद्युत निर्माण किया जाने लगा। बिजली की भारी मशीनें बनाने, रेलवे इंजन बनाने, पेनिसिलिन नामक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि बनाने इत्यादि के कारखाने खुले। भारत का औद्योगिक विकास और विस्तार होने लगा। उधर नए नए विश्वविद्यालय और कॉलेज खुले। भारत के लोग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए रूस और अमेरिका जाने लगे। भारत की सही विदेश नीति और सही राष्ट्र निर्माण नीति के फलस्वरूप भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ती गई। रूस के सर्वोच्च नेता ख्रुश्चेव, बुल्गैनिन तथा अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष आइजेनहॉवर ने भारत की भेंट की दौरा किया। वे भारत की प्रगति से बहुत प्रभावित हुए। सन 1961 के दिसंबर में भारत ने गोवा सर कर लिया और इस प्रकार 450 साल से चले आ रहे पुर्तगीज साम्राज्य का भारत से लोप हो गया। कश्मीर का एक भाग जो पाकिस्तान ने हथिया लिया और कश्मीर का उत्तरी सीमांत का कुछ हिस्सा जो चीन ने ले लिया, ये समस्याएं अभी बची हुई हैं। धैर्य और शांति, सद्भावना और शक्ति, मैत्री और बल दोनों के प्रयोग से ये समस्याएं भी धीरे धीरे सुलझ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत भारत की सेनाओं ने उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया के बीच शांति स्थापित की। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के उलझे हुए मामलों में हस्तक्षेप करके शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया। आज भारत विश्व के अन्यतम देशों में है। उसकी आवाज़ सब देशों को सुननी पड़ती है। उसकी सलाह में एक वजन होता है। इस सब का श्रेय
विश्व के अन्यतम राजनीतिज्ञ पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। अगर कोई पूछे कि भारत के श्रेष्ठतम राजनीतिक पुरुष कौन हुए जिनका नाम और काम दुनिया को जानना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा अशोक, अकबर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे लिखते हैं, अंग्रेजों की देन। अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती ही क्यों न सही भारत को नवयुग में प्रवेश कराया। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से उन्होंने बात ली है, उसको कोट करते हुए लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को खून से तरबतर कर दिया, फिर भी यह श्रेय उन्हें देना ही होगा कि भारत में आधुनिक सभ्यता का उदय अंग्रेज़ों के कारण हुआ। साथ ही प्राचीन सामंती समाज व्यवस्था भारत में हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। वैज्ञानिक संचार साधनों तथा आवागमन के साधनों का जाल देश भर में फैल जाने से जो घनिष्ठ परस्पर संपर्क स्थापित हुआ, उसके फलस्वरूप यह बोध उत्पन्न हुआ कि भारत एक राष्ट्र है, हम सब उसके अंग हैं। राष्ट्रवाद के अभ्युत्थान की आधार भूमि अंग्रेजों ने जाने अनजाने ढंग से तैयार की। हमने उनसे राजनीतिक समस्याएं, राजनीतिक संस्थाएं भी ली, जैसे पार्लियामेंट, कांग्रेस, निर्वाचन, कानून, यूनिवर्सिटी, सरकारी महकमे और उनकी कार्यविधियाँ इत्यादि। इनको प्राप्त करने के लिए हमें सर नहीं मारना पड़ा। हमने पश्चिम से ब्रिटेन के जरिए औद्योगिक संगठन, वैज्ञानिक साधन जैसे बिजली, तार, मोटर, रेल, इंजन, जहाज इत्यादि का शास्त्र प्राप्त किया। अंग्रेजी भाषा भी हमें उनसे मिली, जिसके माध्यम से हम विश्व के ज्ञान को भारत में ला सके। साथ ही आधुनिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारधाराएं हमें अंग्रेजी में मिली। ब्रिटेन ने हमारा नुकसान बहुत किया। हमारे देश की संपत्ति और धन के द्वारा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक विकास और प्रसार हुआ। हमने जितना खोया, यह इस बात से सिद्ध होगा कि जिन दिनों हमने स्वतंत्रता खोई, उन्हीं दिनों के आसपास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्वाधीनता प्राप्त की। किंतु 150 साल की विकास प्रक्रिया के दौरान में वह विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 2 राष्ट्रों में से एक बन बैठा है, और हम अपने हजारों साल से चले आते हुए पिछड़ेपन को दूर करने के प्रारंभिक प्रयत्न ही कर रहे हैं। किंतु प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। यह हम ही नहीं, सारी दुनिया कह रही है। पाठ खत्म होता है। साथियों, ये लेख आज के समय में इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मौजूदा सत्ता है, जो एक पूरा इकोसिस्टम है उनके द्वारा जो बनाया गया है, उसमें दिन रात पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बेबुनियाद है, बेसिरपैर है। मुक्तिबोध पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐसी सम्यक आलोचना करते हैं। साथियों, आशा है कि आपको ये वीडियो, ये पाठ पसंद आया होगा। शुक्रिया।